नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक यात्रियों वाले एयरपोर्ट में कौन प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है रायपुर एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना रायपुर जो है, यहाँ घरेलू यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। देश में किसी भी एयरपोर्ट से अधिक जो घरेलू यात्री हैं वो रायपुर एयरपोर्ट में आते हैं। ठीक है। और कह सकते हैं कि उड़ान योजना के तहत और भी एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं, जैसे कि जगदलपुर एयरपोर्ट, बिलासपुर एयरपोर्ट, रायगढ़ एयरपोर्ट। इसके अलावा हम अंबिकापुर एयरपोर्ट भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी तक रायपुर एयरपोर्ट ही सबसे ज़्यादा एक्टिव एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। तो बाकी जितने भी एयरपोर्ट हैं वो सब रायपुर से कनेक्ट होंगे, और रायपुर पूरे देश से कनेक्ट है, और ये एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा अभी से प्राप्त है, और राज्य सरकार की पूरी कोशिश थी कि जो रायपुर एयरपोर्ट है इसको अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी मिले, और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कह सकते हैं एक जो आवश्यकता है वो इसकी पूरी हो, और राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जो बने वो रायपुर एयरपोर्ट बने। भविष्य में ऐसी संभावना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा वो रायपुर बनेगा, और निश्चित तौर पर क्योंकि छत्तीसगढ़ से काफ़ी लोग पर्यटन के लिए थाईलैंड, श्रीलंका, आपके इंडोनेशिया, है ना, इन सब देशों में ट्रैवल करते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी देश के लिए एक भी फ्लाइट चल जाती है तो बिल्कुल रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। ठीक है। और इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता है ये छत्तीसगढ़ की, है ना। तो इसमें देश के विभिन्न राज्यों के और कुछ विदेशी खिलाड़ी भी आने की संभावना है। ठीक है। और ये ओपन प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई अंतिम मतदाता सूची में छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदाता हैं? तो इसका सही जवाब है 2.04 करोड़, है ना। तो इतने मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में, और इसमें ज़्यादा मतदाता जो हैं वो महिला मतदाता हैं। 1.02 मतदाता लगभग, या 0.3 मतदाता आप मान के चलिए, है ना, ये आपकी महिलाएं हैं, और 1.01 मतदाता जो हैं करोड़ में, है ना, ये पुरुष हैं। तो महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में मतदाताओं में। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके जो भी क्वेश्चन अभी तीनों हम लोगों ने बनाए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे भी आज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये भविष्य में आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जबकि 23वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। 24वां स्थापना दिवस मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, है ना। उस हिसाब से अगर गिनेंगे, पहला 1 नवंबर 2000 को, और 23 अभी, तो टोटल मिला के 24 स्थापना दिवस हमारे हो गए। लेकिन वर्षगांठ क्या होता है कि जब एक वर्ष हमारा बीत जाता है, जैसे 2000 को पहला स्थापना दिवस हुआ और 2001 को पहली वर्षगांठ हुई। ठीक है। तो एक से गिनना शुरू करेंगे तो 23 को 23वीं वर्षगांठ हुई। ठीक है। तो 24वां स्थापना दिवस हमने मनाया। आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारियां हैं कि 1 नवंबर 2000 को हमारा गठन हुआ था, है ना। और जो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, तो लोकसभा का 25 जुलाई और 31 जुलाई है ना। 25 जुलाई को पेश हुआ, 31 जुलाई 2000 को उसमें सिग्नेचर हुआ, 3 जुलाई को राज्यसभा में पेश, 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ, 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ, जबकि 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने, जो कि KR नारायण थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया। किसी भी सामान्य बुक के प्रथम पृष्ठ पे ये सारी जानकारी दी होती हैं।
तो इसको याद रखना है। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एफएटीएफ ने किन देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका सही जवाब है इन सभी देशों को, है ना। पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया और एक लिट्स आइलैंड करके एक देश है छोटा सा, है ना। ये सारे देश जो है ना, ये या तो टेररिस्ट फंडिंग से जुड़े हुए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी को सर्कुलेट करना, वो सारे कार्य करने में ये देश थे। लेकिन इनके सिस्टम को सुधारने के लिए एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में इनको डाला था। और एफएटीएफ आप जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम है। और ये बहुत ज़्यादा लॉस करता है किसी इकोनॉमी को अगर इसको, किसी देश को उसकी ग्रे लिस्ट में डाला जाए, या कह सकते हैं उसकी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में भी कुछ देश हैं, जैसे कि आपका उत्तर कोरिया है ना, इस समय वो ब्लैक लिस्ट में है। ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। ठीक है। ये सारे देश ब्लैक लिस्ट में हैं। इसके अलावा भी कुछ देश आपको मिल सकते हैं इसकी ब्लैक लिस्ट में। तो बहुत ज़्यादा इसका बुरा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि एफएटीएफ ने जो ये ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट निकालता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष अभी टी राजा कुमार हैं, है ना। तो इनको भी याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब है आईईए, यानी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जो जारी किया है आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है। और इसमें बताया गया है कि लगातार जो हमारी डिमांड है प्राकृतिक गैस और तेल की, वो बढ़ रही है। 2023 जो 2030 यानी 2030 तक यह अपनी चरम सीमा पर होगी। और इस कारण से जो पृथ्वी का तापमान है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, जो कि एक स्थायी टेम्परेचर, उतना अगर बढ़ गया तो वो स्थायी रूप से रहेगा। और इसका बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ के ग्लेशियर लगातार पिघलेंगे। हिमालय के ऊपर के ग्लेशियर भी लगातार पिघलेंगे। और ये जो ग्लेशियर पिघलेंगे उससे समुद्री जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे बहुत सारे जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वो डूबेंगे। ठीक है। और मौसम में बहुत विकराल चेंजेस आएंगे। ये सब कुछ बताया गया है विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 में, जिसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है ना। और आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 6 माह की फ्री वीजा एंट्री की सुविधा दी है? तो इसका सही जवाब है भारतीयों की फेवरेट डेस्टिनेशन थाईलैंड, है ना। तो थाईलैंड में भारतीय नागरिक बहुत ज़्यादा यात्रा करने जाते हैं। ठीक है। थाईलैंड, बैंकॉक ये सब घूम के आते हैं। तो यहाँ पे थाईलैंड सरकार ने भारतीयों को 6 महीने की फ्री वीज़ा एंट्री की सुविधा दी है, ताकि वीज़ा अगर नहीं भी बन पाए तो वो परेशान ना हो, आराम से इस देश की यात्रा कर पाएँ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ के भी नौजवान जो हैं ज़्यादातर पर्यटन के लिए कहाँ जाते हैं? थाईलैंड जाते हैं, है ना। ये क्रेज पूरे देश में है। और थाईलैंड में जाने के बाद यहाँ पे घूमना उनको पसंद है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। कि भारतीय नागरिकों के लिए 6 माह की फ्री वीज़ा एंट्री की सुविधा दी है। अच्छा, इस एंट्री को देने से भारतीय वीज़ा या पासपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। जो भारतीय कहते हैं पासपोर्ट इंडेक्स रहता है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें रैंकिंग हमारी नीचे रहती है। तो अगर थाईलैंड ने हमको ऐसी सुविधा दी है तो निश्चित तौर पर भारतीय पासपोर्ट की जो स्वीकृति है वो थोड़ी बढ़ी है ना। और ऐसे कुछ और देश भी होंगे, आप देखेंगे, जो हमको वीज़ा फ्री एंट्री देने की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं श्रीलंका हमको ऐसा ऑफर दे रहा है। बांग्लादेश भी चाहता है कि ऐसी सुविधा उपलब्ध हो। नेपाल वगैरह भी हमको फ्री वीज़ा क्या, बिना पासपोर्ट के भी आप नेपाल में जा सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जहाँ पे भी जिन भी देशों से मिलती है तो वो पासपोर्ट को मजबूत करता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को संगीत के शहर की मान्यता दी है? ठीक है, हाल ही में ऐसा किया यूनेस्को ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगातार सीजीपीएससी के एग्जाम में आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है ग्वालियर। ग्वालियर को संगीत के शहर की मान्यता दी है यूनेस्को ने, एक कह सकते हैं उपाधि, एक टैग दे दिया है। और इससे ग्वालियर की जो यानी पहचान है उसको एक नई पहचान मिल जाएगी, है ना। आपको पता हो तानसेन जो बहुत फेमस संगीतज्ञ थे, है ना, वो भी कहाँ के थे? आपके ग्वालियर के। तानसेन का आपका नाम पता होगा, रामतनु पांडे उनका नाम था, एक्चुअल नेम, है ना। इसके अलावा बैजू बाबरा भी इस एरिया से जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ग्वालियर घराना है, संगीत का एक प्रसिद्ध घराना है, ठीक है। तो ग्वालियर का संबंध प्राचीन काल से ही संगीत के लिए रहा है। फिर ग्वालियर में जैसे कि सिंधिया जो मराठा ये राजा रहा करते थे, सिंधिया, है ना। तो वो लोगों ने उन लोगों ने भी संगीत को यहाँ पे यानी महत्व दिया है, ठीक है। तो ग्वालियर को आपको याद रखना है, यूनेस्को ने इस शहर को मान्यता दी है। और अगला सवाल जो होगा वो भी यूनेस्को की मान्यता के आधार पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए है। आपको बताना है यूनेस्को ने किस शहर को साहित्य के शहर की मान्यता दी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्वालियर, बी कोझिकोड, सी रायपुर, डी रायगढ़। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। गांधीनगर में देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे हम कुछ रिवीजन प्रश्न। 3.0 प्रोजेक्ट किसके या किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है देश के वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम एवं सम्मान। तो देश के वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया है 3.0 में। इसके तहत जो देश के वीर जवान हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी बच्चों को जो है दी जाएगी, है ना। 12th तक के बच्चों को ये जानकारी दी जाएगी और उससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी पहल है, जिससे कि महापुरुषों के बारे में हमें, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी और रचनात्मक तरीके से ये कार्यक्रम हो पाएगा। तो इसको याद रखना है, ये देश के वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम और सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना किस जिले में लागू किया गया है? तो इसका सही जवाब है सुकमा जिले में। सुकमा जिले के इस छिंदवाड़ा विकास खंड से यह प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना है, ठीक है। इसके तहत नाश्ता प्रदान किया जाएगा बच्चों को, ठीक है। ऐसी कई योजनाएं राज्य सरकार ने पहले भी बनाई हैं। अब छिंदगढ़ विकास खंड में इसे पुनः लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत नाश्ता प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट। क्रिकेट को पुनः शामिल किया जा रहा है लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में, ठीक है। तो भारत की पदक जीतने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर क्रिकेट इसमें शामिल हो जाएगा। तो स्वर्ण, रजत या कांस्य में से एक पदक हम जीतने की कोशिश कर सकेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और हाल ही में जो आपका एशियाई खेल हुआ था उसमें महिला एवं पुरुष टीम क्रिकेट ने बिल्कुल स्वर्ण पदक जीता था, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। लॉस एंजल्स ओलंपिक जो 2028 है, ये कहाँ हो रहा है? तो यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित हो रहा है। क्रिकेट की बात की जाए तो 1900 में ओलंपिक में इसे पहली बार शामिल किया गया था, बाद में इसे निष्कासित कर दिया गया था, यानी क्रिकेट को हटा दिया गया था। अब पुनः क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 16 नवरत्न कंपनियां हैं भारत में। इसको याद रखना है। अभी राइट्स और इरकॉन को इसमें शामिल किया गया है। रेलवे की कंपनियां हैं, है ना, इन्हें शामिल कर लिया गया है। नवरत्न कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरत्न कंपनी
में दर्जा पाने के लिए ज़रूरी है कि जो कंपनी नवरत्न में शामिल की जा रही है वो मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हो, उसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र एग्जीक्यूटिव हों, है ना। और इसके अलावा जो उसका टर्नओवर है वो भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसके लिए भी अमाउंट डिसाइड रहता है ना। 15,000 करोड़ पहले था, अभी पता नहीं, तो उतना टर्नओवर भी होना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी को भी देखा जाता है। तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स को इसको में देख के फिर नवरत्न कंपनी बनाया जाता है किसी कंपनी को, और उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस जब करती है कंपनी, तो नवरत्न कंपनी, तो उसे फिर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो नेशनल स्पेस डे आपको पता है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान द्वितीय जो है चंद्रमा के सरफेस पे यानी एकदम आसानी से उतर गया था, और बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा चंद्रयान द्वितीय का। और इसके तहत हमने रोवर भी उतारा, रोवर मूव भी किया, प्रज्ञान रोवर था, और विक्रम लैंडर, है ना। तो इसको याद रखना है। और हालांकि वो स्लीपिंग मोड से अभी तक जागृत नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चलाया, है ना। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उसकी याद में 23 अगस्त को मनाया जाएगा, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है, भारत की रैंक है 43। तो इसको भी याद रखना है आपको, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 43